देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे अंतिम चरण का मतदान, क्या होगा परिणाम। जी हां, 1 जून को यानी कल पूरे देश में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आखिर क्या होने जा रहा है परिणाम इसका। झारखंड में अंतिम चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 3 सीटों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 3 में से 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं और 1 सीट सामान्य जाति के लिए है, जनरल है। दुमका और राजमहल सीट आरक्षित हैं, वहीं गोड्डा सीट सामान्य जाति के लिए है, सामान्य है, जनरल सीट है। आखिर परिणाम क्या होगा इसका। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है सामने में, अगर पूरे तौर पर इसको देखा जाए तो स्थिति असहज करने वाली है। स्थिति ऐसी है कि साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इन तीनों सीटों पर क्या स्थिति कायम होगी। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या भाजपा ने जो एक मिशन दिया था, मिशन 14 का, झारखंड की 14 सीटें जीतने का जो लक्ष्य बनाया था, क्या भाजपा उसमें सफल हो पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन भाजपा के इस सोच पर, भाजपा की इस रणनीति पर पलीता लगाएगा। 3 दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक दिन गोड्डा सीट पर, एक दिन राजमहल सीट पर और एक दिन दुमका सीट पर। बात शुरू करते हैं दुमका सीट की। विरासत की सियासत में फंसी हुई यह सीट आखिर किसके कोटे में जाएगी। एक और जहां गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वो गुरुजी की विरासत को वापस लाती हैं या स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो उनके पति हैं, 15 वर्षों के बाद उनकी याद जो आई हुई है दुमका की जनता के बीच में, जिस तरह से दुर्गा सोरेन के नाम के साथ अपील की जा रही है, क्या ये अपील सफल हो पाएगा या फिर यहां पर जो है गुरुजी की दूसरी बहू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में संभाल कर रखी है, वो सीता की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाएंगी। चुनाव भले ही नलिन सोरेन लड़ रहे हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो विरासत की सियासत दुमका में चली हुई, वो विरासत कल्पना के नाम जाती है या फिर सीता के नाम पर, यह देखना दिलचस्प होगा। कल्पना और सीता के बीच की जो युद्ध चल रहे हैं इस चुनाव के दौरान, आखिर गुरुजी शिबू सोरेन की विरासत को आगे कौन ले जाएगा। विरासत की जो सियासत ये चल रही है, विरासत के असली हकदार कौन होंगे, क्योंकि इसी हकदारी को लेकर के ही सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय किया है। क्या सीता सोरेन दुमका में भाजपा का भगवा फिर से लहरा पाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो सुनील सोरेन जो कभी गुरुजी के चेला हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने गुरु को हराया था 2019 के चुनाव में, और उसके बाद इस बार उन्हें टिकट मिला। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन शामिल हो गई तो उनके टिकट को काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया। भाजपा की रणनीति ये थी कि गुरुजी के फैमिली में, गुरुजी के परिवार में इस तरह की स्थिति खड़ी कर दी जाए कि वहां पर एक अलग तरह का ही माहौल तैयार हो। और वो माहौल तैयार करने में कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल भी हो रही थी, लेकिन कल्पना की एंट्री ने भाजपा की सोच पर, भाजपा की कल्पना पर पानी फेर दिया। हेमंत की कल्पना जिस तरह से लगातार रौंद रही हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र को, किसी भी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वो इस तरह से अपने आप से जोड़ करके उसे देख रही हैं, उसे एक तरह से कहें तो प्रेस्टीज इशू बनाकर काम कर रही हैं। तो कहीं दुमका में कल्पना का जो सोच है, कल्पना की जो सोच है या कल्पना जिस तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है, और उनको बसंत सोरेन जो गुरुजी के सबसे छोटे पुत्र हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, तो सीता सोरेन के लिए दुर्गा की बातें करके भी ये भारी न पड़ जाए।
दोस्तों 15 वर्षों का अंतराल कम नहीं होता। 15 वर्षों के बाद अगर दुर्गा सोरेन के नाम पर राजनीति की जा रही हो, दुर्गा सोरेन के नाम पर सहानुभूति खड़ी की जा रही हो, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्गा सोरेन एक कद्दावर नेता थे उस क्षेत्र के, संथाल परगना के, और उनकी पत्नी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन घरेलू विवाद जो है, घरेलू कलह जो है, वो चुनाव में ज्यादा दिख रहा है। पूरे तौर पर अगर आप देखें तो जब से सीता सोरेन ने कल्पना के खिलाफ गांडे विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और उसके बाद इसको लेकर के जिस तरह से कल्पना सोरेन सीता के खिलाफ काम कर रहे हैं, सीता के खिलाफ चुनाव में लगी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है दुमका सीट पर। दुमका सीट, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 8 बार गुरुजी वहां से सांसद रह चुके हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने 1998 और 1999 इस सीट को भाजपा के पक्ष में दिलाया था, भाजपा के कब्जे में दिलाया था, और उसके बाद 2019 के चुनाव में सुनील सोरेन ने इस सीट को भाजपा के पक्ष में लाया। लेकिन अब की बार क्या होने जा रहा है? कल मतदान होना है, और मतदान में क्या जिस रणनीति के तहत भाजपा ने काम शुरू किया था, जिस रणनीति को लेकर भाजपा दुमका में आगे बढ़ रही थी, वो रणनीति सफल होगी। और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगते हैं कि जिस सुनील सोरेन का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को टिकट दिया था, वो स्थिति वैसी नहीं दिखाई दे रही है जो शुरुआती दौर में जो समझा जा रहा था। धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे तो स्थिति जो है सो बदलती नजर आ रही है, और इस स्थिति में कांटे की टक्कर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दुमका संसदीय सीट पर। गोड्डा, जिसे सेफ जोन माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, कारण यह था कि लगातार 3 टर्म से निशिकांत दुबे वहां पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, और तीनों ही बार उन्होंने प्रदीप यादव को परास्त किया जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो इतना आसान नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही वहां पर निशिकांत दुबे जो है सो पहले तो ये कहते हैं कि वो प्रदीप यादव अगर कैंडिडेट होंगे तो चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, लेकिन बाद के दिनों में देखा गया, जब अंतिम समय आया चुनाव का, तो उस समय देखा गया कि भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस को वहां पर बुला करके चुनाव प्रचार कराया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो होता है, अमित शाह जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जो गृह मंत्री हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए जाती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो गोड्डा सीट पर भी जो लग रहा था आसानी से निशिकांत दुबे चुनाव जीत जाएंगे, वो दृश्य अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो दृश्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है। राजमहल सीट की अगर हम बात करते हैं तो राजमहल सीट में भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम के बागी होने के बाद कहीं ना कहीं जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है लोबिन हेम्ब्रम, और उनके बगावती तेवर और निर्दलीय चुनाव में खड़े होने के बाद से ये कयास जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी लोबिन हेम्ब्रम करेंगे। और एक हद तक अगर देखा जाए तो जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, लोबिन हेम्ब्रम जो है सो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि राजमहल संसदीय सीट का जो जातिगत आंकड़ा है वो भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं देता है। आजादी के बाद से, जब से राजमहल संसदीय सीट बना है 1957 से, उस समय से अगर आप देखेंगे तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 मर्तबा वहां से सफलता मिली है। 1998 में सोम मरांडी वहां से चुनाव जीते थे, और 2009 में देवीधन बेसरा वहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद से लगातार कांग्रेस और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां पर कब्जा रहा है। और इस बार भी जो दृश्य बन रहे हैं वो दृश्य लगभग ये बता रहे हैं कि अपर हैंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है।
क्योंकि 37% से ज़्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है, 7% से ज़्यादा आबादी ईसाई मतदाताओं की है, 33% के करीबन 35% करीबन आबादी आदिवासी समुदाय की है, मात्र 20% आबादी सामान्य जाति की है और उसमें ओबीसी भी शामिल है, सामान्य के साथ साथ ओबीसी भी है, और 5% आबादी शेड्यूल कास्ट की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, शेड्यूल कास्ट पर दबदबा भारतीय जनता पार्टी का है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से ही सामने आ रहे थे। लेकिन अब की बार जो स्थिति बनी हुई है, अब की बार जो स्थिति लग रही थी, जो ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, गुरुजी के अस्वस्थ होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर दिखाई देगा, लेकिन कल्पना के तेवर ने, कल्पना की जो जीवटता है, उसने ये साबित किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भले ही भाजपा आंक रही हो कि गुरुजी और हेमंत सोरेन के नहीं रहने पर चुनाव प्रचार में उन्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन कल्पना ने लगभग कह सकते हैं कि उस खाई को पाटने का काम किया है। और स्थिति यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को सोचने पर मजबूर है कि जो अंकगणित उन्होंने भिराया था, जो अंकगणित पर वो काम कर रहे थे, उस अंकगणित पर कहीं ना कहीं पानी फेरते हुए कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं। 100 से भी ज्यादा सभाएं की हैं कल्पना सोरेन ने इस चुनाव के दौरान। इतनी सभाएं चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व है, जो आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता हैं के रूप में हैं, वो भी इतनी सभाएं नहीं की हैं जितनी सभाएं कल्पना सोरेन ने किया। झारखंड के हर लोकसभा क्षेत्र को रौंदा, अपने चुनाव के साथ साथ अपने सहयोगी गठबंधन दलों के नेताओं के लिए, गठबंधन दलों के प्रत्याशियों के लिए भी उन्होंने काम किया और बखूबी अंजाम दिया। और जिस तरह से लोगों की भीड़, सहानुभूति दिखाई दे रही थी कल्पना सोरेन को, वो कहीं ना कहीं भाजपा के चूल खड़े किए हुए हैं। अब परिणाम क्या होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन स्थिति टाइट दिखाई दे रही है झारखंड की लगभग सभी सीटों पर। ऐसी सीटों पर स्थिति टाइट दिख रही है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी सोचना पड़ेगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि जमशेदपुर जैसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार करने आना पड़ता है, जो कि पिछली मर्तबा वो नहीं आए थे। चाईबासा में चुनाव प्रचार किए थे, चाईबासा की सीट फंसी हुई थी पिछली मर्तबा और हार भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री के आने के बाद। लेकिन इस बार चाईबासा में तो प्रधानमंत्री ने सभा की शुरुआत की ही, बोहनी ही चाईबासा से की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर उनका कार्यक्रम जमशेदपुर ही बना। जमशेदपुर के घाटशिला में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, रैली को संबोधित किया। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर, सिमरिया में, चतरा विधान लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, बिरनी में संबोधित किया चुनावी सभा को, कोडरमा संसदीय क्षेत्र और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को लेकर के, सिसई में संबोधित किया, पलामू में संबोधित किया। कई जगहों पर 8 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, रांची में रोड शो भी किया। ये स्थिति जो है सो बनी हुई है, ये स्थिति बनी। और आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मैं अपने मन से ये बातें नहीं कह रहा हूं, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी और जब मैंने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम और कहां निर्धारित है, तो उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री उसी सीट पर आते हैं जिस सीट पर लगता है कि मामला टाइट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला टाइट झारखंड में है। अब परिणाम क्या आते हैं, परिणाम क्या निकलकर सामने आता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलवक्त जो स्थिति सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, अगर उसको आप पूरी तरह से गौर करेंगे तो ये स्थिति लग रही है कि संथाल की जो तीनों सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उस सीट पर राजमहल में तो अपर हैंड दिखाई दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन गोड्डा और दुमका में पूरी तरह से टक्कर दिखाई दे रही है। जो टक्कर गोड्डा में बराबर नहीं दिखा करती थी। गोड्डा में निशिकांत को लेकर के कई तरह की, इसमें कोई दो राय नहीं है, निशिकांत दुबे ने काफी काम किए हैं। आजादी के बाद से जिस गोड्डा को रेलवे नहीं देखा था गोड्डा की जनता ने, उसे दिखाने का काम निशिकांत दुबे ने किया। एम्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कई कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन जो बीच में बातें आ रही थी कि जो मुख्य रूप से वोटर है, क्योंकि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे
तो अगर सबसे ज्यादा सामान्य जाति की वोट अगर किसी संसदीय क्षेत्र में झारखंड में है तो वो गोड्डा संसदीय क्षेत्र है। और यहां पर भी ब्राह्मण जाति के वोट 2-2.25 लाख के करीब में ब्राह्मण जाति के वोट हैं। और इसके बाद भी अगर टक्कर कांटे की हो जाती है तो जाहिर है कि यह सोचने पर मजबूर करती है भारतीय जनता पार्टी को। हम बताएंगे आपको, अभी तो चुनाव के विश्लेषण चल रहे हैं, चुनाव के बाद बताएंगे, आखिर जो परिणाम आएंगे उसके बाद एक एक सीट का विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि क्या स्थिति बनी थी और काहे और क्यों इस तरीके के आलम कायम हुए। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो 14 का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, झारखंड की 14 सीटें जीतेंगे, उन सीटों पर कल्पना सोरेन की रणनीति ने, कल्पना सोरेन की जीवटता ने पलीता लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि हर सीट पर कैंडिडेट जो थे इंडिया गठबंधन के, पहले यह कहा जा रहा था कि अपर हैंड भाजपा है, उन्होंने सबसे पहले कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। लेकिन बाद में भी ऐलान करने के बाद में भी जो धमाचौकड़ी इंडिया गठबंधन में मची हुई थी सीटों को लेकर के, उसके बाद जिस तरह से तालमेल बैठा करके इंडिया गठबंधन ने काम किया पूरे चुनाव के दौरान, ये एक तरह से देखा जाए तो जो भाजपा की सोच थी उस सोच के इतर जाकर के इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ चुनाव में अपने आप को सामने रख किया और एक एक सीट पर जो रणनीति तैयार की है वो रणनीति कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ती दिख रही है। सामान्य सीटों को अगर छोड़ दिया, सामान्य सीटों में भी टक्कर है, ऐसा नहीं है कि जो सामान्य सीटें हैं वहां टक्कर नहीं है, वहां पर जो है सो एकदम पूरी तरह से जो पिछले मर्तबा 2019 के चुनाव में हुआ था उस तरह की स्थिति बन रही है। इस बार ना तो 2014 के इस चुनाव की स्थिति बन रही है और ना ही 2019 के चुनाव की स्थिति बन रही है। स्थिति विषम है और जाहिर है कि जो जिसकी लकीर बड़ी होती है उस लकीर को काटने के लिए बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। भले ही इंडिया गठबंधन के खाते में 2004 का रिकॉर्ड ना आए, लेकिन इतना तो तय मानिए कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा कुछ कर दिया है कि भाजपा का जो पिछले 2 चुनाव से रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पर पलीता लग सकता है। क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ अंकगणित बैठते हैं, ये सारा कुछ पता चलेगा। भले ही पूरी फौज भाजपा की लग गई हो, लेकिन स्थिति 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव वाली अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। कल का जो वोटिंग होना है, अब देखना होगा कि वोटिंग ट्रेंड क्या होता है, वोटिंग का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है और इसके बाद लोगों का रुझान क्या होता है। लेकिन इस बीच जो स्थिति बनी हुई है, एकजुटता दिखाई दे रही है अल्पसंख्यक मतदाताओं में, एकजुटता दिखाई दे रही है हर सीटों पर, एकजुटता दिखाई दे रही है आदिवासी मतदाताओं में, जो भाजपा के लिए कील बनता जा रहा है, जो भाजपा के लिए सोचने पर मजबूर करते जा रहा है कि आखिरकार अल्पसंख्यक मतदाता तो भाजपा के साथ नहीं थे, ये जाना हुआ बात था, लेकिन ट्राइबल मतदाताओं का जो रुझान है वो 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में परिणाम जो भी आए, लेकिन इतना तो तय मानिए कि जो विशाल मतदान वोटिंग के साथ, विशाल जो है सो बड़े आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में सीटें जीती थी, वो दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। वो दृश्य कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि 4 लाख 4.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे इनके कैंडिडेट। और ये भाजपा के लिए सोचने पर की मजबूरी हो जाएगी कि आखिरकार कहां कमी हुई थी कि जो ये स्थिति झारखंड में कायम हुई। कोई नई बात नहीं है, झारखंड में भाजपा का फर्टाइल लैंड रहा है। 1989 के चुनाव के बाद से ही देखा जा रहा है कि भाजपा झारखंड में काफी मजबूत स्थिति में रही है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का चुनाव हो या फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव हो, भाजपा मजबूत रही है 2004 को छोड़कर। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है सो पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ में लोग सोच रहे हैं कि अंततः यही देखा जा रहा है
कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को बैठाना है और इसको लेकर के लोग वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट के प्रति रुझान लोगों का नहीं के बराबर दिखाई दिया। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे वो पक्ष का हो, एनडीए गठबंधन का हो या फिर आईएनडीए गठबंधन का हो, एंटी इनकम्बेंसी हर कैंडिडेट के खिलाफ में था, जिसको रिपीट किया गया है। इसके अलावा भाजपा ने जो भी बदलाव किए उसमें से भी कुछ सीटों पर स्थिति ऐसी बनी कि कैंडिडेट के नाम पर लोग जो है सो वोट देने से उनको इतरा रहे थे, कतरा रहे थे। और खास करके धनबाद में यह दृश्य देखा गया। धनबाद जहां पर कि सबसे ज्यादा वोटों से पीएन सिंह पिछली मर्तबा चुनाव जीते थे, इस बार ढुल्लू महतो को टिकट देने के बाद वो सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है भाजपा की। चुनाव जीत या हार किसकी होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वहां पर भी जहां पर कि 4,86,000 वोटों का अंतर रहा हो, झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीता गया सीट हो, वहां पर भी स्थिति टाइट दिखाई दे रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कल का वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। जो 1 जून को मतदान होने उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, 4 जून को परिणाम क्या आते हैं। लेकिन इस बीच जो दृश्य बन रहे हैं वो दृश्य ये साफ तौर पर ताकीद कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही थी, जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, जिस नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है सो इंडिया गठबंधन के द्वारा और खास करके जो देखा गया है कि हेमंत की कमी को जिस तरह से कल्पना ने भरपाई की है, वो कहीं ना कहीं पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल कल मतदान है। सभी दर्शकों से आग्रह है जो भी देख रहे हैं, मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए करें। क्योंकि आपका मतदान जो है सो देश के 5 साल के लिए देश को किस दिशा में ले जाना है ये भी तय करेगा। इसलिए आपका मतदान जरूरी है। गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव है तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। जो संविधान में आपको अधिकार दिया गया उस अधिकार का प्रयोग करें। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।